सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। हफ्ते का पहला दिन है, 8 तारीख आज है और मुहर्रम उल हराम की पहली तारीख है। मैं हूँ इशफा गौहर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के हस्बे वादा। सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको हर खबर से बाखबर किया जाए। हालात वाक़ात को लेकर इस प्रोग्राम में तजिया तबसरा हम करते हैं। ग्राउंड जीरो पर चलकर हकाइक से आपको रूबरू करवाने की कोशिश होती है। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन यानी सलाम जेके को आपके सामने रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप मुसलसल और बराबर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। घर बैठे अगर आप हैं तो टीवी पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, बैरून रियासत है, बैरून मुल्क है, तब भी आप गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात के साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा हमेशा आपके सामने रहता है। और सबसे अच्छी बात ये इसमें है कि जब आप वहां से फीडबैक देते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मशअले राह रहता है। यानी वो फीडबैक हम आगे बढ़ाते हैं और उसको आगे बढ़ाने का मकसद ये होता है कि जब आप हमें कोई बात बताते हैं तो हम उस पर अमल पैरा होते हैं और अपने प्रोग्रामों को तरतीब तहरीर उसी तरीके से करते हैं। और आज भी मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। आज भी आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे और आखिरी पड़ाव पर यानी आखिरी 10 से 15 मिनट का वक्त होगा 9:45 के आसपास, जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप कॉल करेंगे, अपने मसाइल हुकूमती इदारों तक पहुँचाएंगे। और अब की बार ये जो कॉल्स का सिलसिला ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजटिंग का सिलसिला चल रहा है, बजट आने वाला है और बजट से पहले अगर हम अपनी आवाज़, अपनी डिमांड को रख पाए तो उम्मीद ये है कि मसाइल का हल भी कहीं ना कहीं निकलेगा। और हुकूमती इदारे जिस तरीके से मसाइल को हल करने की कोशिश भी करते हैं उनके लिए भी एक पजीरियाबी है, उनके लिए भी हम शुक्रिया के अल्फाज यहाँ से बता रहे हैं। तो फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं जी आगाज़। हस्बे वादा सबसे पहले तारीख के पन्नों को यानी तवारीख पर एक नज़र डालते हैं और हिस्ट्री के पेज को खंगालते हैं। देखते हैं कि आज आसिफ रशीद ने क्या कुछ देखा और आपके लिए कौन से अहम तरीन वाक़ात रखे। आसिफ रशीद सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे लेंगे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पीर का दिन, नई सुबह का आगाज़ और इस नई सुबह के साथ प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ज्वाइन करते हैं, 1 से 1.5 घंटा हमारा साथ देते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो खबरें, तज्ज़िया और तबसरा होता है वो आप तक पहुँचते हमारी तरजीहात में तो शामिल रहता है, लेकिन आप हमारा साथ देते हैं। इसी के तवस्सुत से हो पाता है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सकता है। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आप सब जानते हैं नए इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आज पहली तारीख है और आप इस्लामी साल के पहले दिन, दूसरी तरफ ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आप देखेंगे तो हम 7वें महीने में हैं। और हिस्ट्री ऑफ द डे जो आपके सामने रखते हैं या अंग्रेजी कैलेंडर के आज की तारीख के मुताबिक होती है। तो एक तरफ नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज जुलाई की 7वीं तारीख है, साल 8वीं तारीख है, साल 2024। 1497 में आज ही के दिन वास्को डी गामा 170 रुकनी ग्रुप के साथ समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। और ये वो शख्स था जो कि पुर्तगाल से हिंदुस्तान आया और अपने अराकीन के साथ, अमले के साथ, और कहा जाता है कि जनूबी एशिया और यूरोप के दरमियान समुद्र के रास्ते जो तिजारती सरगर्मियां शुरू हुई, दरअसल उस रास्ते की बुनियाद डालने वाला वास्को डी गामा ही था। एक मुहक्किक था, रिसर्चर था, एडवेंचरर था और आज के दिन हिंदुस्तान की तरफ ये गामजन हुआ 170 रुकनी ग्रुप के साथ 1497। 2003 में मुल्क के नवे वज़ीर आज़म चंद्रशेखर का इंतकाल आज के दिन हुआ, आज उनकी बरसी है। 1833 में रूस और तुर्की ने दिफाई मुआहदे पर आज ही के दिन दस्तखत किए, एग्रीमेंट दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया। साल 2012 था, दिन आज का अफगानिस्तान के कंधार सूबे में कार बम धमाका हुआ, 14 आम शहरियों की मौत हुई और इस हमले की जिम्मेदारी उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों पर सरगर्म तालिबान की जानिब से ली गई जो आज के वक्त में हुकूमत चला रहे हैं। 2013 में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के अंदर धरने पर बैठे मुजाहिरीन पर फौज की जानिब से फायरिंग की गई, 42 अफराद की जानें चली गई और ये तमाम के तमाम मुजाहिरीन थे। 2003 में आज से 21 बरस कबल सूडान का एक तैयारा एयरबस बोइंग 737 बहिर अहमर के करीब गिरकर तबाह हुआ, 116 मुसाफिरों की जान इस अलमनाक हादसे में गई। 1963 दिन आज का, जब अमेरिका ने क्यूबा के साथ मालियाती लेन देन पर पाबंदी का फैसला किया
और ये सारी चीजें उस वक्त हुई क्योंकि गैंग वॉर, जो आज के वक्त में भी अफ्रीकी ममालिक में एक बड़ा मसला बना है, इसी के सबब अमेरिका भी तंग आकर इस फैसले पर या ये फैसला लेने पर मजबूर हुआ था। 1889 में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की अशात आज के दिन शुरू हुई। न्यूज़पेपर पब्लिश होना आज के दिन शुरू हुआ, जो दुनिया भर के बड़े अखबारात में से एक है और आज भी इसकी अशात वॉशिंगटन से होती है। 1972 में साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली का जन्म हुआ। गुज़श्ता रोज 7 जुलाई का दिन ऐसा था जब महेंद्र सिंह धोनी की पैदाइश हुई थी। दो अहम शख्सियात जिनके बिना भारत की क्रिकेट कम से कम अधूरी है, 7 और 8 तारीख को पैदा हुए। 1969 दिन आज का जब वियतनाम से अमेरिकी फौजियों का इनखला शुरू हुआ और बाद में वापसी भी हुई। 1975 में जाकर हमले किए गए वियतनाम के अंदर। साल 1948 दिन आज का अमेरिकी फिजाइया में खवातीन की भर्ती का आगाज आज ही के दिन हुआ और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 8 जुलाई 1997 को नेटो ने चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड की रुकनीत को, इन तीनों ममालिक को दावत दी कि वो भी मेंबरशिप हासिल करें नेटो के। और आज के वक्त में ये तीनों ममालिक जो हैं वो यूरोप का हिस्सा हैं, लेकिन नेटो में भी इनकी शमूलियत 1997 के बाद हो गई। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, आज की तारीख के मुताबिक, ये अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की होगी और सबसे पहले ज़रा राब्तों की बात करते हैं। मौसम आपके सामने अपडेट रहता है, कोशिश हमारी रहती है कि रोज़ाना बुनियादों पर आपके सामने अपडेट्स रखी जाए, आपको सबसे पहले अपडेट किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, जहां पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है, यात्रा भी रवाना हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अहम तरीन राब्ता सड़क जो गर्मियों में सबकी तवज्जो का मरकज और एक अहम तरीन रास्ता सबके लिए है, मुगल रोड, वो इस वक्त बंद हो गई है। पनार का मकाम है, चंद किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका आता है। बफलियाज से पस्सी गिरने की वजह से फिलहाल शाहराह को इस इलाके में जो है वो बंद करने का फैसला लिया गया है एहतियाती तौर पर, ताकि कोई भी नुकसान ना हो। और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से मुगल रोड पर फिलहाल ट्रैफिक रोका गया है और इंतजामी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरह की सूरत हाल यहाँ पर है, उससे ये महसूस होता है कि फिलहाल आज दिन शायद ही सड़क खुल पाए। मुगल रोड की तस्वीरें आपके सामने, पनाड़ का मकाम है। इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक मुगल रोड फिलहाल बंद है और पूरा दिन शायद बंद रह सकती है। दोनों तरफ से मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा था कल शाम तक, बल्कि आज सुबह भी खबर थी कि कुछ गाड़ियां निकली और एक तरफ साउथ कश्मीर वाली साइड से, दूसरी तरफ राजौरी पुंछ का एरिया। तो जम्मू से जो लोग जा रहे थे, अगर नेशनल हाईवे पर कोई परेशानी थी तो ये एक मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, लेकिन अभी बंद होने की इतलात है। आकाश मलिक के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आकाश, क्या मजीद तफसीलात हैं? एक तो ये जो तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, इनकी भी जरा तस्दीक कीजिएगा, और दूसरी तरफ ये जो कहा जा रहा है कि शायद आज पूरा दिन रास्ता ना खुल पाए, ये किस हद तक सही है? जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शाहराह आज सुबह ही जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए पनार के मकाम पे बंद कर दिया गया क्योंकि हैवी लैंडस्लाइड है। कल शाम की बात करें, कल शाम में भी जो है इस एरिया में शूटिंग स्टोन हो रहा, जिसकी वजह से जो है एहतियाती थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक बंद रखा था। आज सुबह की बात करें, इस वक्त जो है पूरी तरीके से ट्रैफिक को जो है बंद कर दिया है। पैराम गला पे जो इनका नाका स्टैब्लिश्ड है पुलिस का, वहां पे जो है गाड़ी को स्टैंड बाई रखा है और मुगल रोड डिपार्टमेंट से भी अभी बात हुई, उनका कहना है कि मशीन स्टैंड बाई है, लेकिन शूटिंग स्टोन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से काम जो है शुरू नहीं कर पा रहे। तो एक्सटी ने ये कहा है कि अगर इसी तरीके से शूटिंग स्टोन होता रहा तो लगता नहीं है आज ये रोड खुल पाए। लेकिन मशीनरी के हवाले से बात करें, मशीनरी वहां पे स्टैंड बाई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी बात किया, उनने भी कहा है, लोगों से यह अपील किया है कि मुगल रोड पर राब्ता करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें। जी आसिफ, आज सुबह किसी गाड़ी को चलने की इजाजत मिली है? रात से ट्रैफिक बंद है दोनों तरफ से। जी आसिफ, सुबह जो है, सुबह की बात करें, सुबह कुछ गाड़ियां जो है क्रॉस हुई थी, लेकिन 7:45 या 7:25 के लगभग जो डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जा रहा है, इस वक्त यहाँ पर बड़ी लैंडस्लाइड है, जिसकी वजह से दो तरफा ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। मशीनरी वहां स्टैंड पर ही है, लेकिन एक्सीडेंट की तरफ से कहा जाता है कि शूटिंग स्टोन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर शूटिंग स्टोन थोड़ा सा कम होता है तो काम की रफ्तार को तेज किया जाएगा। जी आसिफ, ये भी बताइएगा आकाश के ये मौसम का मिजाज तो लगभग ठीक है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं दिख रही है क्योंकि अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लैंडस्लाइड हुई है। क्या हम माने कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है या कुछ और परेशानियां हैं जिसको देखना पड़ेगा अब हाईवे अथॉरिटीज़ को भी? जी गौर,
वेस्टर्न अथॉरिटी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम के हवाले से बात करें, मौसम बिल्कुल आज पिछले 3 दिन से मौसम में तब्दीली आई है, मौसम बिल्कुल साफ है। लेकिन एक तरफ इस वक्त जो है आज सुबह ही जो है बड़ी लैंडस्लाइड है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। जी एक चीज और भी बताइएगा, इस इलाके के अंदर मैक्सिमम लोग इंतजार कर रहे थे दोनों तरफ से, और इन दिनों हमें खबर है कि जरूरी सप्लाई लेकर भी कुछ गाड़ियां जो जम्मू से वापस जाकर मुगल रोड से साउथ कश्मीर की तरफ जा रही थी, या उस साइड से कुछ गाड़ियां इस तरफ फ्रूट वाली आना चाह रही थी, उनको इजाजत ऑफिशियली मिली थी, या सिर्फ मुसाफिरों वाली जो गाड़ियां अभी उन्हीं को चलने की इजाजत थी, जिस दौरान आज फिर से फिलहाल मुगल रोड बंद हुई है? जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि अभी जो है जो नॉर्मल ट्रैफिक है उसको चलने की इजाजत है। फ्रूट वाली गाड़ी कोई भी अभी जो है इस तरफ रवाना नहीं हुई, तो अभी जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन आज सुबह ही जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि इस पनार के मकाम पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, हैवी लैंडस्लाइड है, मशीनरी स्टैंड बाई है। लेकिन शूटिंग स्टोन हमने देखा है कि शूटिंग स्टोन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है काम नहीं कर पा रहा। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आकाश मलिक हमें बता रहे थे मुगल रोड फिलहाल बंद है। तस्वीरें आपके सामने रख दी है, पनाड़ का मकाम है। जब आप बफलियाज वाली साइड से जाएंगे तो चंद किलोमीटर की दूरी पर जहां पस्सियां गिरने की वजह से ऐसे हालात बने हैं, और अभी जो इंतजामी सतह पर मजीद डिप्टी कमिश्नर से कोशिश करेंगे थोड़ी देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन और हो पाए, लेकिन तस्वीरों के बाद इंतजामी जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फिलहाल काम ही नहीं शुरू हो पाया, जिसका मतलब यह है कि पूरे दिन हाईवे फिलहाल इशफाक बंद रहेगी। चलिए जनाब, ये तो थी बात मुगल रोड की। इसके हवाले से खबर है कि फिलहाल बंद है और शायद आज दिन में ना खुल पाए, क्योंकि जिस तरीके की लैंडस्लाइडिंग हुई है इसको उठाने का अमल भी अभी शुरू करना है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा रियासी की करते हैं। और रियासी एक बार फिर आज सुर्खियों के अंदर, क्योंकि कल रात देर गए मुश्तबे अफराद की नकल हमल के बाद दोबारा से इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो आज सुबह भी लगभग कई इलाकों के अंदर जारी है। रियासी से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि रियासी के वसी इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। मुश्तबे अफराद की नकल हमल के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। आर्मी, पुलिस और जो लोकल वीजीडी विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनका ऑपरेशन शुरू किया गया है। और ये वही रियासी का इलाका है जहां पर चंद दिन पहले आपको याद होगा, चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा कि एक गाड़ी पर भी हमला हुआ था, और उस गाड़ी के अंदर कई लोग जख्मी भी हुए थे, कुछ लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद पुलिस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट इस इलाके के अंदर है। कुछ तस्वीरें शाया की गई थी मुश्तबे अफराद की, कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही थी। कौमी तहकीकाती एजेंसी SIA इस पूरे मामले की तहकीकात भी कर रही है। ताहम इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि एक बार फिर मुश्तबे अफराद की नकल हमल को देखा गया है, जिसके बाद रियासी के कई इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। संजीव इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं रियासी से। संजीव जरा अपडेट करें, खबर हमें स्टूडियो में ये आ रही है कि रात देर गए ऑपरेशन शुरू किया गया, कुछ लोगों को देखा गया था, खबर आई थी, जिसके बाद ये ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। जी बिल्कुल, बात करें तो अगर जिस तरह से बात करते हैं जिला रियासी की, तो पिछले दिनों हमने देखा कि एक आतंकी हमला हुआ था। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। उसी के साथ साथ अगर आज की बात करूं तो कंटिन्यू जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। जिस तरह से कल राजौरी में एक जो वाकया सामने आया, फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं आतंकी जो छुपने की फिराक में है, तो उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्या ये दोबारा से कुछ लोगों की मूवमेंट देखी गई, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया? जी बिल्कुल, ये बात तो हम कह नहीं सकते, पर जिस तरह से लोगों का कहना है कि 2-3 संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं, पर कहीं ना कहीं ह्यूमर भी हो सकता है। पर अगर बात की जाए तो लगातार जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार छानबीन कर रही हैं। और जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों NIA टीम द्वारा कई आदमियों को जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको उठाया गया था, वो सिलसिला जारी है। और अगर बात की जाए जिस तरह से कौमी शहरा बात करते हैं, कटरा से जो श्रद्धालु शिवखोड़ी जा रहे हैं, पर रास्ते में अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी काफी टाइट है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जंगलों की पूरी छानबीन की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव डिटेल्स देने के लिए। फिलहाल रियासी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और तलाशी कार्रवाइयां। कल आपको याद होगा कि ये वो इलाका है बकोल का एरिया, तो बकोल का एरिया रियासी और राजौरी के बीच में आता है, यानी एक तरह से बॉर्डर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का मान लीजिएगा। और इस एरिया के अंदर कल मंजाकोट में जहां इब्तदाई रिपोर्ट्स सुबह मिली थी कि इलाके में फायर हुआ, मिलिटेंट की जानिब से फायर किया गया, फिर इलाके से फरार हुए, इस तरह की रिपोर्ट्स कल गर्दिश कर रही थी। उसके बाद से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां चल रही हैं। ये तो रियासी की खबर थी। जरा कुलगाम वाली साइड भी चलते हैं, जहां पर ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है,
लेकिन एक और बड़ी कामयाबी का दावा रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किया गया और तस्वीरें भी सामने आई। कुलगाम ऑपरेशन में फोर्सेस कामयाब ऑपरेशन तो था ही, 6 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ये ऑपरेशंस खत्म हुए, लेकिन एक घर के अंदर मिलिटेंटों ने बाज़ाब्ता तौर पर ठिकाना बनाया था, जिसकी तस्दीक न सिर्फ तस्वीरों के जरिए बल्कि पुलिस और फौज की जानिब से भी कंसर्न अथॉरिटीज ने ये कह दिया कि कमीनगाह को तबाह किया गया। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव। ये वो घर था जिसके पास वाले 2 घर आपको पहले ही बताया था कि तबाह हुए, जहां बाद में अपने ग्राउंड से रिपोर्ट्स भी देखी हमारे नुमाइंदे की। 6 मिलिटेंट 2 अलग अलग मकामात पर इन 2 मुख्तलिफ तसादुम आराइयों में मारे गए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तीसरा घर था, जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बाहर ड्रॉर है, अलमारी की शक्ल में आपको घर की दीवार के अंदर ये नजर आएगा, लेकिन ये जो वीडियो जारी किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि घर के अंदर ये कमीनगाह मौजूद थी और कई दिनों तक गालिबन मिलिटेंट इसी में रहे होंगे, जिसके बाद अचानक से यहां सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में इशफाक तब्दील हुआ। सिक्योरिटी एजेंसीज को ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला था, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। कुल मिलाकर 6 मिलिटेंट, 2 सिक्योरिटी के जवान, इसमें शहीद 4 मिलिटेंट मारे गए थे। और इसके फ़ौरन बाद जब मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया तो पता लगा कि इस जॉइंट ऑपरेशन के दौरान वो कमीनगाह भी सामने आई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी चैनल पर देख रहे हैं। और सर्च ऑपरेशन के दौरान पता लगा कि किस तरीके से मिलिटेंटों ने एक कंक्रीट मकान के अंदर अपनी कमीनगाह बनाई थी और उस हाइड आउट को बर्स्ट किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और बड़ी कामयाबी फिलहाल साउथ कश्मीर से मिलती हुई नजर आ रही है। इधर कल जो जवान शहीद हुए थे इस मार्का आराई के दौरान, उन्हें भी खराज अकीदत पेश किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर जहां GOC आर्मी के मौजूद रहे, वहीं पर सिविल और पुलिस के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका, जहां पर बैक टू बैक 2 ऑपरेशन हुए थे और इन ऑपरेशन के दौरान जहां मोस्ट वांटेड मिलिटेंट कमांडर भी मारे गए, वहीं पर 2 जवानों के शहीद होने की भी इतलात आ रही थी, जिसकी बाद में तस्दीक भी हुई। और रात देर गए इन दोनों जवानों को आर्मी की तरफ से जो रिवायती तौर पर खराज अकीदत पेश किया जाता है, मिलिट्री सल्यूट पेश किया जाता है, वो भी किया गया और इसके बाद उन्हें अपने अपने इलाकों की ओर रवाना भी कर लिया गया। फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, ज़रा इब्तिदा में ये बताइएगा, कल जब एनकाउंटर चल रहा था, रात देर गए तक सर्च हुआ, बाद में वो पूरा क्लोज हुआ, DGP ने तमाम तफसीलात तो बता दी, लेकिन ये जो मकान था, क्या ये उस एनकाउंटर से थोड़ा सा बाहर था और ये कमीनगाह का पता सिक्योरिटी एजेंसीज को एनकाउंटर के बाद लगा या पहले ही था? देखिए इशफाक, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस कमीनगाह को बनाया गया है और जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ से भी, और खुद जितने भी नाजरीन जो है इस वक्त जी के सलाम को देख रहे हैं कि वहां पर एक इंसान जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है तो आसानी के साथ। ये बताया जाता है कि जो मंदरगाम ऑपरेशन था जो 2 दिन तक चला, जिस ऑपरेशन में एक आर्मी का जवान जो है जो शहीद हुआ है इस ऑपरेशन में, और इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं। इस ऑपरेशन में ये बताया जाता है कि जिस तरह से हमने जानने की कोशिश की, हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद ये भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये मिलिटेंट जो एक कमीनगाह है इसका इस्तेमाल करते थे। और बताया जाता है कि ये दोनों मिलिटेंट जो है, ये जो घर है, क्योंकि पहले इस घर के अंदर जो है पहले तलाशी कार्रवाई की गई है, उसके बाद फिर से जब सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इसी घर में दोनों मिलिटेंट जो है वो मौजूद थे और उसके बाद इस घर को जो है वो तबाह किया गया, क्योंकि वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि मलबे को भी कल हमने देखा है कि जब वहां से 2 लाशें जो है वो बरामद हुई है वहां से। तो इस तरह से इस घर को जो है शायद कमीनगाह तबाह की जा चुकी है, तस्दीक हो चुकी है। मैक्सिमम लोग हमने देखा है जब पुलिस अथॉरिटीज की तरफ से आमतौर पर कार्रवाइयां की जाती हैं, पूछताछ होती है मकान मालिक से और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे जब इतना बड़ा ठिकाना है उसका पता चलता है, तो इसके बाद फर्दर कार्रवाई का क्या इशारा मिल रहा है? क्या मकान मालिक से या जिसको पता था दाएं बाएं उनसे कोई पूछताछ हुई है, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी यहाँ जानकारी थी? और यहाँ से आगे जाकर अथॉरिटीज वो जो कार्रवाई हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज आमतौर पर इस तरह की केसेस में अटैच कर दी जाती हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है अगर मजीद इसमें शवाहिद इकट्ठे हो जाते हैं या जो ऑलरेडी एक कमीनगाह मिल चुकी है?
देखिए आसिफ, क्योंकि शवाहिद की बात जहां पे आपने की है इसमें वक्त लगता है, और शायद क्योंकि अब ये पुलिस के पास मामला है, पुलिस जब तहकीकात करेगी तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या फैसला लिया जाएगा। क्योंकि अभी क्योंकि कल का ही दिन है, आज जैसे मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है और भी बातें शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मज़ीद तफसीलात उस हवाले से भी सामने रखी जाएगी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। फिलहाल बड़ी बात यह कि मिलिटेंट भी मारे गए इस ऑपरेशन के दौरान, 2 सिक्योरिटी के जवान भी अज़जान हुए हैं, लेकिन इस बीच उस हाइड आउट को भी देखा गया जिस हाइड आउट का इस्तेमाल शायद मिलिटेंट लगातार करते रहे थे, लेकिन अब अपने तरीके से कार्रवाइयां भी आगे होंगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जब सिक्योरिटी सिनेरियो की हो रही है तो आपको एक और खबर से भी बाखबर करें। असेंबली के इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, इस पर अभी सबकी नजरें हैं, लेकिन सिक्योरिटी ड्रिल ग्रिल अप हो रहा है और लगातार मीटिंग का सिलसिला भी चल रहा है। सिक्योरिटी रिव्यू जम्मू कश्मीर का हुआ है और उस सिक्योरिटी रिव्यू के अंदर जो स्टेट लेवल कमेटी है उन्होंने कुछ अहम तरीन फैसले लिए हैं। कुछ अहम लोगों की सिक्योरिटी को कम करना या उनसे वापस लेने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने सिक्योरिटी स्टेट लेवल कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद तकरीबन 50 से ज़्यादा उन अफराद से सिक्योरिटी को या तो कम कर दिया गया या विड्रॉ करने की सिफारिश की गई है जो जिनके ऊपर कोई भी खतरा लाहक नहीं है। सिक्योरिटी स्टेट लेवल कमेटी ने इस बात का जो मीटिंग ली उसके बाद जायज़ा लिया, और उसके बाद 57 के करीब VIPs जो अभी तक थे जिनको सिक्योरिटी कवर सिक्योरिटी का मिलता था, PSOs मिलते थे या डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से उन्हें मुख्तलिफ सिक्योरिटी के गार्ड मिलते थे, उसको या तो हटा दिया गया है या उसे कम करने की बात भी कही गई है। और ये तब हो रहा है जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं, उससे कबल एक सेंट्रल पूल किया जा रहा है जो और मजीद लोग चाहिए उनके हवाले से भी एक खबर जो है वो सामने आ रही है कि इनमें कुछ साबिक वजीर है, सहाफ़ी है और कुछ और लोगों के सिक्योरिटी को कम करने की बात कही गई है। और जब ये खबर सामने आ रही है उसके फ़ौरन बाद इतलात और ख़बर यह है कि इस पर आज पूरे दिन सियासत भी होगी, क्योंकि कई अहम लोगों की जो सिक्योरिटी में थोड़ी सी कमी कर ली गई है, कुछ लोगों की हटा दी गई है, और ये माना जा रहा है कि एक फ़ैशन बना था सिक्योरिटी का कवर लेकर आगे बढ़ने का, जिसको लेकर अब सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी ने बाज़ाब्ता रिव्यू किया और ये देखा कि किसको इसकी ज़रूरत है, किस कैटेगरी में उसको रखना है और किस में नहीं रखना है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें ली गई है। जहां श्रीनगर से इसकी शुरुआत की गई है वहीं पर मुख्तलिफ अजला के अंदर भी सिक्योरिटी विड्रॉ का सिलसिला लगातार जारी, और कई मकामात से जो गारतें थी रिहायशी मकानात पर या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उसे भी हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जब ये फैसला लिया जा रहा है, इशफाक, एक सवाल भी पूछा जा रहा है, कुछ साबिक वज़रा हैं, MLAs हैं, या हो सकता है कि कुछ और लोग भी फहरिस्त में हों जो आम शख्सियात हैं, लेकिन क्या ये बदलती हुई सूरत हाल के बीच फैसला हो सकता है कि अब शायद पहले के मुकाबले चीज़ें बड़ी आसानी के साथ जब कैंपेन पर्टिकुलरली होगी तो शायद रास्ता आसान होगा? अगर चुनाव होगा तो बहुत सारे लोगों ने चुनाव में उतरना और सिक्योरिटी पूल को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जिस आदमी को 2 लोगों की ज़रूरत है उसके पास 8 है, 4 हटेंगे ही हटेंगे, सीधी सी बात है। और जब ये स्टेट लेवल कमेटी बैठती है तो वो हर एक इनपुट को देखती है, उसमें CID होता है, पुलिस होता है, तमाम तरह के इनपुट्स देखती है, और उसके बाद कैटेगरियाँ बनती है कि किस शख्स को कितनी कैटेगरी को किस कैटेगरी में रखना है, कितने देर तक रखना है, उसको क्या सिक्योरिटी मिलना चाहिए। ये एक पूरा निज़ाम और मैकेनिज्म है, शायद उस मैकेनिज्म को फॉलो किया गया है, और बहुत सारे लोग जो ऐसे ही प्रोटोकॉल में थे उनको प्रोटोकॉल से हटा दिया गया, और कुछ और लोगों को इसमें शायद लगाया जाएगा जो शायद चुनाव का हिस्सा आने वाले दिनों में बन सकते हैं। ये थी बात जनाब सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन सिक्योरिटी की खबर को जरा आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है और मंशियात के मुखालिफ ऑपरेशन को बरकरार और जारी रखते हुए इंतहाई मतलूब तरीन शख्स की गिरफ्तारी का दावा कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कर दिया गया है। नार्को टेरर नेक्सस केस के अंदर एक बड़ी कामयाबी कौमी तहकीकाती एजेंसी को मिली जब सईद सलीम जहांगीर अंद्राबी की गिरफ्तारी हुई है। सलीम जहांगीर अंद्राबी जून 2020 से लापता थे और लगातार कौमी तहकीकाती एजेंसी इसकी तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि सईद सलीम जहांगीर अंद्राबी का ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर के राजवाड़ा हंदवारा इलाके से है और 26 जून सन 2020 को बाज़ाब्ता तौर पर NIA को ये केस दिया गया था, जिसके बाद इस केस की तहकीकात शुरू की गई और तब से सईद सलीम जहांगीर अंद्राबी जो था वो
कहीं ना कहीं भाग रहा था, लेकिन फाइनली एनआईए ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। केस दरअसल हंदवारा पुलिस स्टेशन में हुआ था, जब एक शख्स अब्दुल मुईन पीर, इसकी हुंडई क्रेटा कार को रोका गया था। उसमें 20 लाख के करीब रकम, 2 लाख हीरोइन और कुछ और मंशियात जब्त की गई थी। मजीद पूछताछ की गई तो मजीद 15 किलोग्राम हीरोइन, कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश जो है वो बरामद कर लिया गया था। उसके बाद ये मामला एनआईए को चला गया। चार्जशीट 15 एक्यूज के लिए कर दिया गया। दिसंबर का महीना था वो, और तब से लेकर लगातार जो थी ये कार्रवाई चल रही थी। फाइनली जो स्टेटमेंट एनआईए की तरफ से जारी कर दिया गया, उसमें कहा गया कि सईद सलीम जहांगीर अंद्राबी, वलद सलीम अंद्राबी जिसे कहते हैं, इलियास सलीम अंद्राबी जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का रहने वाला है और जून 2020 से फरार था। फाइनली इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरसी जो एफआईआर हुआ था 3/2020 एनआईए जम्मू अदालत के अंदर, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है इन्हें। मंशियात मुखालिफ ऑपरेशन में एसआईए अपने तरीके से है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपने तरीके से है, लेकिन कौमी तहकीकाती एजेंसी भी लगातार इस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज के दिन जब हम मंशियात की बात करते हैं तो हजारों की तादाद में नौजवान जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर इस दलदल में फंस चुके हैं। न सिर्फ नौजवान लड़के लड़कियां बल्कि बुजुर्ग और खवातीन हमारी भी इस दलदल में है। लेकिन इसी चीज को देखते हुए अब पुलिस ने भी या तो प्रॉपर्टियां अटैच करने का सिलसिला किया और कौमी तहकीकाती एजेंसी भी इस मैदान में आई है। और एक और कामयाबी सईद सलीम जहांगीर अंद्राबी की गिरफ्तारी के साथ इस केस में हुई है, जो एनआईए की तरफ से दावा पेश किया गया है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं जी, ज़रा बात इंडस्ट्रीज़ की भी करते हैं। अब ज़रा सिक्योरिटी के बाद बात फाइनेंस की करते हैं, मईशत की करते हैं, इकोनॉमी की करते हैं, क्योंकि इतलात और ख़बरें ये हैं कि आने वाले दिनों में मईशत और मुस्तहकम और मजबूत होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि बराह रास्त सरमायाकारी का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी का मामला है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की जब हम बात करते हैं तो 6,909 एप्लीकेशन सिंगल विंडो सिस्टम के तहत रवा महीने तक हासिल किए गए हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से इतलात और खबरें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और इससे 1.23 लाख करोड़ यानी 1.23 लाख करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मिल सकता है। न सिर्फ इतना बल्कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जब ये प्रोजेक्ट्स रन करना शुरू करेंगे तो 4.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को बराह रास्त रोजगार भी इस इंडस्ट्री से मिल सकता है। फिलवक्त कठुआ एक मेजर हब बन रहा है जहां पर 15 बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका माली तखमीना जो है वो 14 करोड़ से ज्यादा है, वो लगभग मुकम्मल हो रहे हैं। ऑफिशियल जराया हमें ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 21,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी और इनमें 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी माली तखमीना 14 करोड़ के आसपास है। वो कठुआ के अंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर लग रहा है और बहुत जल्द ये सारे यूनिट जो है ऑपरेशनल हो सकते हैं। हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स में कौन कौन है? क्रिकेट लेजेंड मुरलीधरन, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां की है साइलोन बेवरेज के नाम से और तकरीबन 1600 करोड़ रुपया ये यहां पर लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली जम्मू के कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर दुबई की इमार ग्रुप ये तकरीबन 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है, मॉल बना रही है और आईटी टावर बना रही है। यह कश्मीर सूबे के अंदर बन रहा है। इसी तरीके से जब आप और आगे देखेंगे तो कैंडारी बेवरेज तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का है। पेट बॉटलिंग प्लांट जो वेलसम ग्रुप का है और हल्दीराम का वेंचर है, ये कठुआ में लग रहा है। बोटमैक्स तकरीबन 300 करोड़ रुपया टेक्सटाइल यूनिट यहाँ पर लग रहा है जो नियर टू कंप्लीट है और इसकी इनॉग्रेशन या जो ऑफिशियल इनॉग्रेशन है वो बहुत जल्द हो सकती है। ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ की बातें सामने आ रही है, इससे ये माना जा रहा है कि जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी सिंगल विंडो सिस्टम और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी, ये लगभग ठीक तरीके से चल रही है। सूबा कश्मीर के अंदर भी और सूबा जम्मू के अंदर भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन शायद जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जम्मू के अंदर लग चुके हैं और बहुत जल्द इन्हें तैयार किया जाएगा, ओपन किया जाएगा और तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा नौजवानों को बराह रास्त रोजगार मिलने की उम्मीद यहां से लगाई जा रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का छोटा सा खाका आपके सामने हमने रख दिया है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा सियासत की करेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा साहब जाते जाते कुछ अहम बातें बता गए हैं। क्या कह के गए हैं, उससे सियासत के अंदर गर्माहट कहां पर है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि शोबा सेहत के अंदर
जीएमसी हंदवारा दर्द-ए-सर बन रहा है। क्यों बन रहा है, डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:09 हुआ चाहते हैं। अब बात जरा करते हैं तिब्बी निज़ाम की। आए रोज कई रिपोर्ट्स हमने आपको बताई हैं और हर महीने एक रिपोर्ट ये भी आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है, कौन सा महकमा किस जगह पर, कौन से अस्पताल की इंतजामिया कहाँ पर क्या करती हैं। बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट आती है और कारकर्दगी को सामने रखा जाता है। वो तो एक साइड हुई स्टोरी की। अब दूसरी कहानी भी आपको बताते हैं, या दूसरी साइड भी, कि तिब्बी सहूलियात का फुकदान है और छोटे तो छोटे इदारे जहां पर आमतौर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स न होना ये एक मामूल सा बन गया है, लेकिन बड़े अस्पतालों में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पतालों में भी मुश्किलात हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा की हम बात कर रहे हैं, जो सवालों के घेरे में इसलिए फिर से आया है क्योंकि तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बीच एक शहरी की जान गई। तो अहले खाना की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि मुतलकीन के या जो अस्पताल इंतजामिया थी उनके नोटिस में सारी चीजें होने के बावजूद भी एक शहरी की जान चली जाती है और ऑक्सीजन उन्हें वक्त पर नहीं मिला, ये ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था। अब ये तो इन लोगों की तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है। जीएमसी हंदवारा के अंदर मुतअद्दिद बार इस तरह की शिकायतें आई, इंतजामिया ने नोटिस तो लिया, लेकिन कोई तब्दीली खातिर खा जमीन पर नजर नहीं आती। रात देर गई की तस्वीरें जब अस्पताल में हंगामा भी हुआ, एक शहरी की यहां पर मौत हुई और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मुबैना तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। ये वही अस्पताल है जो आप सब जानते हैं कि इससे पहले उधमपुर और हंदवारा की जीएमसी के लिए जो इकदामात हुकूमती सतह पर किए गए कि बहुत जल्द क्लासेस शुरू की जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी इन बड़े अस्पतालों के बनने से, तो उधमपुर के साथ फोकस नॉर्थ कश्मीर के जीएमसी पर भी था। अब आज के वक्त में ये जो शिकायत है, पिछले 10 दिनों के दौरान लोगों के मुताबिक कई ऐसे मामला आए लेकिन अनरिपोर्टेड है। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये ऑफिशियल वर्जन इस पर वो भी लेने की कोशिश करेंगे। मगर रात देर गए जब एक शहरी की मौत हुई, एक खातून बता रही है कि उनके शौहर की जान सिर्फ इसलिए गई डॉक्टरों ने मुबैना तौर लापरवाही की है। लापरवाही के बीच जब उनसे फिर सवाल पूछा गया तो कहा गया कि वक्त पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं किया गया और डॉक्टर यहां से वहां ले जाने भेजते रहते हैं और कुछ लोग जो बतौर इंटर्न यहां काम करते हैं, पूरा सिस्टम उनके जिम्मे छोड़ दिया गया है, उनके हवाले चीजें कर दी गई। इस पर मजीद बात करेंगे, इल्जामात क्या लगे हैं, पहले वो जरा सुन लेते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अथॉरिटीज से भी इस पर जवाब लिया जाए। कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ सर, तो हम भी वहाँ थे। 2 बार पेशेंट बाहर गया सर, इन्होंने आप ये चार बनाई थी सर कि हम इसको जल्दी भरे गाड़ी में तो हम इसको वापस कर देंगे, लेकिन सर अल्लाह का कर रहा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है सर। क्योंकि जो इसकी बीबी थी बहुत रोती थी सर अंदर, इन्होंने बिल्कुल, डॉक्टर ने बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं किया सर। हम वहीं थे सर, हम जिंदा ऑक्सीजन तु कस बजे योर आमत 7 बजे लोग सिर्फ टेस्ट कर मैं ऑक्सीजन मोट अत टेस्ट कर मुनखनी कि अकिस बिकिस गो टाइम ऑक्सीजन वसिल गुमत अच्छा ऑक्सीजन लेवल कम अहन यह वात मे खानदार बह अल्लाह ताला कर सबर तो मगर तुम कस बजे आमत हमशा 7 बजे तो डॉक्टर क्या वोन तम पे डॉक्टर वोन कहें डॉक्टर गलत ऑक्सीजन ऑक्सीजन अच्छा यहाँ पे किसी डॉक्टर को नहीं जानता। अच्छा चलो ठीक है, जीएमसी है ना, ठीक, यहाँ पे इंटर्नशिप आए हैं कुछ लड़के या लड़कियाँ, ठीक है। अगर इंटर्नशिप पे कोई आया है यहाँ पे जी, वो सीनियर डॉक्टर के पास बैठा है, वो किस लिए बैठा है वहाँ पे, कुछ सीखे वो उससे। मैंने खुद देखे जो इंटर्नशिप पे आए वो चैट कर रहे थे फोन पे। मैं पेशेंट के साथ आया था, 2 वहाँ पे इंटर्नशिप वाले बैठते हैं और 2 सीनियर डॉक्टर बैठते हैं जी। जो इंटर्नशिप आप उधर ही थे जिस ये इल्जामात एक तरफ से लगे हैं। आप सीधा मजीद इस पर बात करेंगे। डॉक्टर निसार वानी साहब हमारे साथ हैं। जीएमसी हंदवारा के अंदर जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है, इस पर जरा इनसे भी जवाब लेते हैं। एमएस हैं जीएमसी से।
निसार साहब, ये जो मामला पेश आया, दोनों तरफ की बात हमने आपको सुनाई, ऑफिशियल वर्जन जरा आप रख दीजिएगा। आपने इस वाकये का अब तक नोटिस भी लिया गया, हुआ क्या है असल में? बेसिकली कल शाम को पेशेंट एक आया था, उसको एंड स्टेज एरेनल डिजीज थी जी, मतलब गुर्दों की तकलीफ थी जो मतलब एंड स्टेज में था, लास्ट स्टेज में। अब ये वॉल्यूम ओवरलोड के लिए वहाँ आया था। हमारे वहाँ दोनों जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, डॉक्टर जावेद साहब और डॉक्टर इमरान साहब, और ऑन कॉल पे जो थे सीनियर हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर अल्ताफ साहब। तो मैंने उनसे उसी टाइम बात की, तो वो बोल रहे थे कि उनको एंड स्टेज एरेनल डिजीज के लिए एडमिट किया गया था। उसको वॉल्यूम ओवरलोड था, सैचुरेशन जो ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन का मसला था, वो बिल्कुल झूठ है। सैचुरेशन लेवल अगर सीसीटीवी भी आप चेक करना चाहेंगे तो हमारे पास सीसीटीवी में मतलब कंसंट्रेटर लगा हुआ था, उसकी सैचुरेशन लेवल 92 भी थी नॉर्मल। अब ट्रीटमेंट के बाद बाथरूम उसको जाना पड़ा था, बाथरूम जाके जैसे ही वो वापस आया तो वो कोलैप्स हो गए। उनके जो अटेंडेंट, एक ही फीमेल अटेंडेंट उनकी थी, उनको पहले ही एक्सप्लेन किया गया था कि इसको बचने के बहुत कम चांस हैं, एंड स्टेज में है, ये कभी भी उनकी मौत वाक़ा हो सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारे हॉस्पिटल की कोई डॉक्टर साहब, चूंकि अब ये जीएमसी बना है अस्पताल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की, अक्सर इस तरीके की वीडियोज और खबरें वहाँ से आती है। क्या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हम मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं अभी तक इस पर? हाँ जी, हमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा एलओपी हुआ था नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ, उस हिसाब से हमें 300 बेड होने चाहिए थे जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बेड स्ट्रेंथ हुई नहीं। हमारे टोटल 70 बेड्स थे, 70। तो उसमें ही हम जीएमसी चला रहे हैं। बहुत बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे उनके साथ बात की कि हमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो हमें चालू करवा दीजिए, वहाँ पे सफिशिएंट हमारे पास जगह है, वहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज काम शुरू कर देंगे। अगर किसी को सर्जिकल प्रॉब्लम है या ईएनटी प्रॉब्लम है या मेडिसिन की प्रॉब्लम है तो वहाँ उनको आराम से अपने ही स्पेशलिटी के लोग मतलब देख सकते हैं। जैसे कल की हम बात करेंगे, हमारे पास क्योंकि 2 सीनियर डॉक्टर वहाँ थे, लेकिन एक ऑर्थोपेडिशियन है, एक ईएनटी वाला डॉक्टर है। अगर हमारे पास जगह होती तो उनको अलग सेपरेट सेक्शन में ही ड्यूटी लगा देते। और जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उनको करीबन 2 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, 2 एसआर हैं, बाकी भी जो स्पेशलिस्ट हैं करीबन 7-8 लोग हैं वहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो वो काम कर सकते थे लेकिन जगह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वही इमरजेंसी में 15 बेड है, सीसीयू में 2 ही बेड है, बाकी जो पेडियाट्रिक्स या गायनी पूरा मिला के हमारे पास 70 ही बेड है। यानी कुल मिलाकर हम ये माने कि अभी जीएमसी का तो बोर्ड लगा है, सरकारी फाइल्स में भी जीएमसी है, लेकिन जिस जीएमसी को हम देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इन लेटेनेंट स्पिरिट ग्राउंड पर नहीं है आज के दिन में। इंशाल्लाह होपफुली अगले 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह पूरी चेंज देख लेंगे। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो काफी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो नई बिल्डिंग है वो चालू हो जाए। 300 बेड से वहाँ लोगों को बहुत राहत मिलने की इंशाल्लाह आशा है। डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, जो अक्सर शिकायतें आ रही है, जो इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं, हमारे नए डॉक्टर्स होते हैं, इनका एटीट्यूड भी थोड़ा बड़ा हाई रहता है पेशेंट के साथ बात करते हैं। और ये जो शिकायतें हैं कि जनाब बजाय कि वो पेशेंट को देखते हैं वो मोबाइल के साथ ज़्यादा लगे रहे, इस पर क्या कुछ देखने की ज़रूरत है? क्योंकि थोड़ा सा इथिक्स के भी खिलाफ जाता है जब इस तरीके का पेशेंट आपके सामने हो जो मर रहा हो, पेशेंट डॉक्टर ना देखें। क्योंकि हमारे जो नए डॉक्टर साहब हैं ये सारे एफएमजीज हैं जो इंटर्न की बात करते हैं, उनने बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किया है। उनको बेचारों को वहाँ एक मतलब रूम में 10-10, 12-12 लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट ही हो जाते हैं कि हम किस बला में फंस गए। होपफुली जब हमारी बिल्डिंग चालू हो जाएगी उनका एटीट्यूड भी इंशाल्लाह ठीक रहेगा। डॉक्टर निसार साहब, ये जो रात के वक्त में आमतौर पर तिब्बी इदारों में मुश्किलात आती थी कि जब भी मरीज पहुंचता था कभी वक्त पर ऑक्सीजन ना मिलना, बाकी फैसिलिटीज या डॉक्टर का वक्त पर ना होना, इस जीएमसी के बनने से बहुत सारी मुसीबतें दूर हो सकती थी, जो आप पर भी एक तरह का बोझ था वो कम हो सकती थी। तो दौरे हाजिर में अभी वो चीजें बरकरार हैं आपकी नजर में, और उसी का नतीजा हम रात के इंसिडेंट का भी, जो रात को इंसिडेंट हुआ है वो भी माने? जो हमारा मैन पावर है उसमें कोई हमारी शिकायत नहीं है। इवन मशीनरी इक्विपमेंट भी हमारे पास बिल्कुल अच्छी मिकदार में है। बस एक प्रॉब्लम है, वो जगह की प्रॉब्लम है। हम बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि हमें एक बेड पे 2-3 पेशेंट्स होते हैं एक साथ, तो वो थोड़ा सा परेशानी होती है कि अगर एक बेड पे एक सर्जिकल साइड से पेशेंट है, एक मेडिसिन साइड से पेशेंट है, तो डॉक्टर पेशेंट को देखने में परेशानी होती है कि ये डॉक्टर मेरे पास आया कि जो साथ में बैठा है उसी के पास आया, तो उसको शायद लगता है उसके लिए आया था, मुझे देखा ही नहीं है। तो और थोड़ा सा दूसरा भी इशू है कि जो हमारे नए डॉक्टर साहब हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या सीनियर रेजिडेंट,
वो नए हैं यहाँ, हालांकि बहुत काबिल है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो वो पहचान उन्होंने अभी बना नहीं पाए हैं। वो वही मतलब जो हमें फोन आते हैं रात को दिन में वो ढूंढते हैं, वही जो हमारे पुराने डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर इशफाक साहब है, डॉक्टर नजीर साहब हैं। वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर है वो हमेशा कंटिन्यू 24/7 रहे। नए डॉक्टरों को पहचान बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हालांकि बहुत काबिल है, उनको डिग्री है, उनके पास हौसला भी है, काम करने का जज्बा भी है, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि वो अपना मैटर। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार अहमद साहब, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा, हमारे साथ फोन लाइन पर थे। कुछ चीज़ें क्लियरली उन्होंने बता दी कि जनाब तकनीकी परेशानियां हैं, इरिटेट भी डॉक्टर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं उसकी भी बात की। यानी जो हम बता रहे हैं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बड़ी बातें हो रही हैं, ग्राउंड जीरो पर कहानी यही है कि बोर्ड बदले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भी नहीं बदला। अब लेटेस्ट होप्सो कह रहे हैं कि जनाब 1-1.5 महीना, होप्सो के 1-1.5 महीने में जीएमसी बने। और कल आप जब अदर जीएमसीज की ओर देखेंगे, जो नई जीएमसीज बनी है, ऑलमोस्ट बाय एंड लार्ज आपको हर जगह पर इसी तरीके की परेशानी और दिक्कतें जो देखने को मिलेंगी। कल भी मरकजी वजीर सेहत जब जम्मू कश्मीर में थे तो शायद उनको फीडबैक दिया गया होगा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक जीएमसी पर सरकार का फोकस इस एतबार से है कि आलमी मयार की फैसिलिटीज हों। और अगर ये हाल है जो रात के वक्त में हुआ, और फिर खुद अथॉरिटीज़ इस बात का एतराफ़ कर रही हैं कि अभी बहुत सारी मुश्किलात हैं, जब ढांचे के एतबार से आप देखते हैं तो जो दूसरी तरफ क्लासेस के शुरू करने की बात थी वहां पर अपनी परेशानियां लगी है। तो एक साइड वाली हमने कहानी बताई है जहां पर सिर्फ इलाज लोगों का होता है और फिर नए डॉक्टरों की तैनाती। छोटी सी पब्लिसिटी के लिए ये मतलब ग्राउंड वर्क अभी हुआ नहीं तो आपने जीएमसीज को एलओपीज देना शुरू कर दिया, 300 बेड भी चलाई है, बेड कहाँ पर है कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती तो लोगों को राहत मिलती। शायद ये आज के दिन में एक बड़ा सवाल हमारे सामने जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी हमने रख दिया है। फिलहाल जरा बात एक और मामले की करते हैं, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो सरकार खुद करती है हमारे ज़मीनों की, हमारे मकान की। यानी अगर आपने ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है तो एक सेट नॉर्म है, एक सेट प्रोसीजर है। लेकिन अब दिक्कतें ये आ रही हैं कि उस सेट नॉर्म और सेट प्रोसीजर के दौरान ऑनलाइन को निज़ाम कर दिया गया है और ऑनलाइन निज़ाम से, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से अभी गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हम श्रीनगर भी चलेंगे, सही तजम्मुल भी हमारे साथ आएगा। लेकिन बड़ी खबर ये कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो लगाया गया था उसमें तकनीकी खराबियां आ रही हैं और वो तकनीकी अपग्रेडेशन होना चाहिए था या खराबी दूर करनी चाहिए थी, वो अभी तक भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना या प्रॉपर्टी को लेकर जो दीगर मामला थे वो इल्तिवा में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और तकरीबन हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां जो है, जो टैक्स सरकार वसूल कर सकती है, वो उसको लेने में नाकाम हो रही है। याद रखिएगा कि ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आपको स्टैम्प पेपर मिलता है आजकल, लेकिन जो माजी में स्टैम्प पेपर्स थे, अगर किसी के पास अटॉर्नी थी या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट थे, अब उसको वो ट्रांसफ़र करनी थी सेल, तो वो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट अटैच नहीं हो पा रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत इस वक्त आ रही है। और जो प्रोविज़न हमारा था जम्मू कश्मीर स्टैम्प एक्ट जो दिसंबर के लास्ट तक चल रहा था, उसके बाद ये कहा गया कि जनवरी 24 के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सॉफ्टवेयर से चलेगा और अपग्रेड कर दिया गया सारा। लेकिन अभी तक भी ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट हो रही है। और सेक्शन 18C जो जम्मू कश्मीर स्टैम्प एक्ट 1977 का है, जो क्लियर ये मेंशन कर रहा है कि आपके पास अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तमाम डिटेल्स उसके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये मामला इल्तिवा में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया वो पुराने डॉक्यूमेंट्स को अटैच नहीं कर रहा। मजीद क्या कुछ खबर है, सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। सही तजम्मुल हमारे साथ आता है। तजम्मुल, हज़ारों की तादाद में लोग इंतजार में है कि जनाब हमने अपग्रेड करना है, हमने ट्रांसफ़र करनी है प्रॉपर्टियाँ, या प्रॉपर्टियों को लेकर कोई इशू है। लेकिन बुनियादी तौर पर खबर यह है कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है या सॉफ्टवेयर में एरर है जो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। ये सिर्फ जम्मू में 1500 के करीब ऐसे केसेस हैं जहां पर जायदाद लेन देन, मनकूला गैर मनकूला जायदाद का जो पावर ऑफ अटॉर्नी एक शख्स के पास है, उससे पोर्टल में इंदराज कराने के लिए सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से, हालांकि 18C 1977 का जो तरमीमी एक्ट बना था उसमें बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपके पास अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी मनकूला गैर मनकूला जायदाद का रखते हैं तो आप इसका खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन 1500 के करीब केसेस सिर्फ जम्मू प्रोविंस में है, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में लेन देन, कारोबार और इस तरह से रियल एस्टेट का कारोबार
कश्मीर के मुकाबले में बहुत ज्यादा चलता है मौसम की तब्दीली के साथ ही, लेकिन जायदादों के खरीदो फरोख्त का मामला अटक सा गया है और 1500 के करीब केसेस ऐसे हैं जिनकी पावर ऑफ अटॉर्नी फला आदमी के नाम तो है, लेकिन उससे न वो खरीद सकता है न बेच सकता है, क्योंकि आगे का जो लाहे अमल तरतीब दिया गया है उसको अभी तक पोर्टल ने एक्सेप्ट नहीं किया है। क्योंकि कानून और बाकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनसे राब्ता मेरा नहीं हो सका, और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे पटवारी है, गिरदावार हैं, उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहिबान हैं, जो कि अमूमन बोर्ड लगता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बोर्ड लगता है, और इस तरह के मामला को रफा दफा किया जा सकता था। मिसाल के तौर में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में मंगलवार को और थर्सडे को ये बोर्ड लगते थे मुख्तलिफ रेवेन्यू दफ्तरों के अंदर, जहां पर दोनों पार्टियों को रजामंदी के साथ खरीदो फरोख्त का जो इख्तियार तफवीज किया गया है उसका इस्तेमाल करके इस प्रॉपर्टी को जायदाद को जो है खरीद फरोख्त किया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब 1977 एक्ट 18C के मुताबिक जब आपके पास आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मजिस्ट्रेट की नोटिस में दिया हुआ है, मौजूदगी में दिया है, और उसके बाद रेवेन्यू स्टैंप जब आप इसका बनाने जाते हैं तो उससे आपका करोड़ों रुपया का जो नुकसान है वो फिलहाल सरकारी खजाने आमरा को चूना लगने जा रहा है, क्योंकि वो पैसा जमा नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं, तो उसका जो वैल्यूएशन क्या हम ये माने कि जब से ऑनलाइन सारा निजाम हुआ है, ऑनलाइन निजाम के बाद ये तकनीकी परेशानी आ रही कि जो पुराने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोर्टल पे अटैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो अथॉरिटीज़ हैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रही है। तो अगर ये इशू पिछले कई महीनों से सामने है तो इंतजामिया की तरफ से अभी तक इस एरर को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया गया? गवर्नर साहब, आपको याद होगा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी जब पवन कोतवाल हुआ करते थे, बाद में उनका तबादला जो है लेह लद्दाख की तरफ एडवाइजर के तौर पर किया गया। उस वक्त से कोशिश की गई थी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट जो आप हासिल करते हैं, जो आपने फोतिया इंतकाल करना है, जो आपने जायदाद की प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड करनी है, ये सारे मामला चार दीवारी के अंदर हो जाते थे। पटवारी, नायब तहसीलदार, गिरदावर साहब बैठकर बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड निकालते थे। लेकिन ऑनलाइन करने का मतलब था कि किसी भी जगह पर, जिस तरह से गुज़श्ता साल सरकार ने ऑर्डरनामा निकाला था जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और जम्मू कश्मीर में जो लिटिगेशन काफी ज्यादा जमीन और जायदाद की हैं, उसको रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पोर्टल का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यानी अगर आप हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट नंबर देकर उसको अटैच करना चाहते थे, उसके बाद आपका रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट, जिस तरह से आप अपना खसरा नंबर, खेवट नंबर देते थे, आपकी डिटेल आ जाती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर है, या तो वो अपडेशन की जरूरत है, या तो माहिरीन की टीम की कमियां हैं, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो चार दीवारी के अंदर ये अफसरान बैठे हुए हैं उन्हें उतनी महारत या हुनरमंदी अभी तक नहीं है गालिबन, जिससे जम्मू प्रोविंस में खाली, क्योंकि कश्मीर का जिक्र हम अलग से करेंगे, जम्मू प्रोविंस में अभी 1500 जायदादें, मनकूला गैर मनकूला प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन पोर्टल सॉफ्टवेयर बैठने की वजह से अभी तक वो नहीं खरीद सके, नहीं बेच सके और नहीं वो किसी के नाम। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। खबर थी ऑनलाइन मामले को लेकर, जिसको लेकर हुकूमत की प्रायोरिटी है कि अब सब ऑनलाइन होगा, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी में एक खामी सामने ये आ रही है रेवेन्यू के अंदर कि अगर आपके पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट जब आप उसको अटैच करेंगे तो पोर्टल उसे एक्सेप्ट नहीं करा। लेटेस्ट होप कि ये ग्लीच या एरर जो है ये किसी न किसी तरीके से ठीक हो। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अफसरान के लिए एक अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर काडर के अफसरों के लिए एक अच्छी खबर है क्या, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में तो आपको बताएंगे कि मुबारक मंडी को लेकर भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुतारिक और फाल दिख रही है, क्योंकि पूरा प्लान अब चेंज कर दिया गया है। प्लान क्या चेंज हुआ इस पर भी बात करेंगे, और फिर जेपी नड्डा साहब की खबर से भी आपको बाखबर करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।